गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब ठीक है? बढ़िया पढ़ाई चल रही है? क्या चीज की टेंशन है, अब बताओ। कोई टेंशन नहीं है ना? तब तो अच्छी बात है। तो कल की क्लास में कहाँ तक हुआ था? आश्रम व्यवस्था। तो क्या क्या थी वो आश्रम व्यवस्था? अच्छा, कौन से उपनिषद में दिया गया? कौन से उपनिषद? हाँ, उसमें तो कृषि के बारे में था। उपनिषद था कि ब्राह्मण था? ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 3 आश्रम थे, फिर जो चौथा आश्रम था सन्यास, वो किस में आया? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। तो आज ना हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते करते शुरुआत कहाँ से किए थे बताइए तो? एकदम शुरू कहाँ से किए थे? मानवों के बारे में 5 लाख साल पहले, है ना? 5 लाख साल वर्ष पूर्व से हम लोग शुरू किए थे, जिसको हमने प्राग ऐतिहासिक काल कहा था। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम सिंधु घाटी सभ्यता में पहुंचे, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम वैदिक सभ्यता में पहुंचे, और अब हम चलते चलते आ गए हैं कहाँ पे? 600 BC, 600 ईसा पूर्व, 600 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए हैं 600 BC में, या इसको हम लोग छठी शताब्दी कह सकते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व ना, ईसा के पूर्व की बात हो रही है अभी। ठीक, ईस्वी में नहीं आए हैं। तो अब जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो वैदिक काल पढ़ा, तो वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था। एक जो था आपका 1500 से 1000 था, जिसको हमने कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल कहा। फिर 1000 से लेकर के 600 BC तक क्या था आपका? उत्तर वैदिक काल था। यही था ना? अब इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे का। अब यहां से द्वितीय नगरीकरण जो है शुरू होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 600 BC में, 600 BC में पूरे भारत में कह सकते हैं, या समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। ठीक है। तो जब हम 600 BC की बात करते हैं ना, तो हम 3 बड़े परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, 3 बड़े परिवर्तन। और वो 3 बड़े परिवर्तन कौन कौन से थे? सबसे पहले तो देखिए, जो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कबीलाई समाज, है ना? फिर कबीलाई समाज को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। जन से हम कहाँ पहुंचे? जनपद में पहुंचेंगे। और जनपद से अब कहाँ पहुंच गए हम? महाजनपद। ठीक है, कहाँ पहुंच गए? महाजनपद। ये क्यों हो रहा है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल, ये परिवर्तन हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वो दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन है क्या? द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत। द्वितीय नगरीकरण की, प्रथम नगरीकरण कब था? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। तो द्वितीय नगरीकरण का क्या हो रहा है? आरंभ। और जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ, ठीक है, जो हमें एक अलग ही लेवल तक लेकर के जाएगा, वो नवीन धर्मों का उद्भव। नवीन धर्मों का उद्भव, जिसमें हम किसके बारे में? बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम एक ऐसे समय काल में पहुंच रहे हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता तो समाप्त हो गई थी, हमारे 1750 से वो पतन के दौर पे शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा वैदिक काल शुरू हो गया। वैदिक काल कैसी पशुचारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। अब यही बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे कालखंड में पहुंच रहे हैं जहां पर चीजें फिर से बदलने लगेंगी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने जो शहरीकरण, नगरीकरण देखा था, और यहीं से भारत सोने की चिड़िया बनना वापस से क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहीं से भारत का डेवलपमेंट जो है, वो विकास जो है शुरू हो जाता है। तो 600 BC में हम
अभी पढ़ क्या रहे हैं, 600 BC हमारा वैदिक काल अब खत्म हो चुका है। जन से हम जनपद में आ चुके हैं और जनपद से अब आगे बढ़ेंगे किसमें, महाजनपद काल में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो रीजन सबसे बड़े जो 3 बदलाव हुए, देखो यहां से ना मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि 600 BC में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या बदलाव हुए। तो आप लोग क्या लिखोगे, 600 BC में उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल समाप्त होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में 3 बड़े बड़े बदलाव होते हैं। कौन कौन से बदलाव होते हैं, महाजनपद काल का उदय होता है, द्वितीय नगरीकरण का आरंभ होता है और नवीन धर्मों का उद्भव होता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग 2024 का भी तो 25 चल रहा है ना, हाँ 2025 का वैसे भी तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल सकता है ना। मतलब जो लोग पेपर दिए होंगे उन लोगों को किसी से जुगाड़, मैम को बोलना, मैम ज्योग्राफी वाली मैम वो मेंस दी है ना इस बार, मैम को बोलना ना कि मैम हिस्ट्री का पेपर आप ला सकते हो तो ला दीजिएगा ना, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कैसे मेंस में क्वेश्चन आए हैं करके, ठीक है। अच्छा हाँ, तो जो भी रिसेंट हुआ है उसका, ठीक, तो जो भी रिसेंट हुआ है उनका उसका क्वेश्चन पेपर एक बार देखना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और उस हिसाब से आप लोग लिख पाओगे कि नहीं, ठीक। तो ये 3 बड़े बदलाव हम 600 BC में देखते हैं। तो एक एक करके हम तीनों चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में, महाजनपद काल। महाजनपद काल, अब महाजनपद काल के बारे में देख रहे हैं तो कितने महाजनपद, कितने, 16। कौन कौन से, चलिए देखिए, अंग, अश्मक, अवंती, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मल्ल, मत्स्य, मगध, वज्जी, वत्स, चेदी, पांचाल, गांधार और सुरसेन, ठीक। 16 महाजनपद, ये याद रखना जरूरी है कि क्या, हाँ, मेरे जैसा याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, विद कैपिटल इनकी राजधानी, ठीक है। जैसे अंग की राजधानी चंपा है, अश्मक की राजधानी नीचे वाली प्रतिष्ठान है, अवंती की राजधानी उज्जैन है, काशी की राजधानी बनारस है, कौशल की राजधानी, रुकिए याद नहीं आ रहा है, कुरु की राजधानी है आपकी इंद्रप्रस्थ है, कंबोज की राजधानी आपकी, मल्ल की जो राजधानी है वो ऊपर कुशीनारा है, मत्स्य की राजधानी राजस्थान वाला एरिया विराटनगर, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, वज्जी की राजधानी वैशाली है, और इस तरीके से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इस बार यूपीएससी में भी क्या पूछा था, यूपीएससी इस साल 2025 के प्रीलिम्स में आप लोग का ऐसा नहीं पूछा था, राजधानी लिखी थी, बगल में कौन से नदी के किनारे पे है ये पूछ दिया, ठीक है। तो अगर 8-10 ठो भी याद है ना, 16 के 16 याद नहीं, मान लो 8-10 जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे अंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मगध के जस्ट बगल में है, ठीक है, एलिमिनेट करने में क्या हो जाता है, अंग का पता होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में अश्मक था, तो अश्मक हम लोग को पता है, अभी मैप दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, एकदम दक्षिण में है गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। जितने बाकी के जो 15 महाजनपद है वो उत्तर में है, एक जो अश्मक है वो नीचे है। तो क्या होता है, दिमाग में रहता है कि सबसे लास्ट दक्षिण में है गोदावरी नदी के तट पर, तो वो एलिमिनेशन करने में क्या हो जाता है, हेल्प हो जाती है। प्रीलिम्स जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद रखने का गेम नहीं है, वो क्या होता है पता है, आप अपना कितना जो है वहां पे कॉमन सेंस लगा पाते हो, ठीक है। वहां पे आप एग्जाम में ये सोच करके बैठोगे ना कि वहां पे जितने क्वेश्चन आएंगे वो मुझे सब याद रहेंगे, तो इम्पॉसिबल है। जितने भी टॉपर्स हैं, जितनों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, उन लोगों से पूछिएगा, उनको सारी चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी चीजें याद रहती है। तो
तो ओवरऑल जब बहुत सारी चीजें याद रहती है ना, तो जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो गोदावरी नदी देखोगे कहाँ पे है, प्रतिष्ठान पैठान, आज जो उस समय जो प्रतिष्ठान था वो आज पैठान है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना, फिर हमको एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती है। जैसे कि आपको मान लो कि नहीं पता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि कौशल की राजधानी क्या है, लेकिन इतना तो पता है कौशल, माता कौशल्या मतलब अयोध्या से संबंधित है, मतलब कि क्या होगा, यूपी में होगा, यूपी में होगा तो गंगा नदी होगी, सरयू नदी होगी, ठीक है। तो सरयू नदी से आप अयोध्या तक नहीं पहुंच जाओगे, आपको ऐसे नहीं पता है कि कौशल कौन सी नदी के किनारे है, लेकिन इतना तो पता है कि अयोध्या महाभारत जब रामायण देखते हैं तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। ये ऑप्शन में था सरयू नदी, कौशल सरयू नदी के किनारे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पहुंच जाते हो। ये पता नहीं था, आपने याद नहीं किया था, लेकिन कैसे पहुंचे, एक्स्ट्रा नॉलेज से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आंसर तक पहुंचा जाता है। चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, मैप देखेंगे ना। बिना मैप देखे आप लोग के दिमाग में नहीं घुसेगा, ये कहाँ कहाँ क्या क्या लिखवा दी जैसे लगेगा, तो मैप देखना बहुत जरूरी है। इसको आपको याद रखना, देखिए दिखा, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा अगर होता है, ठीक है। इसको अभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको ध्यान में रखेंगे चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो शुरुआत करते हैं, ये देखो अश्मक, ये हमारी देखो गोदावरी नदी ऐसे जा रही है, सबसे दक्षिण में ये, सबसे ऊपर जाएंगे तो कंबोज, ठीक है, आज का कश्मीर, ऊपर वाला जो अभी पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि अभी किसके पास है, पाकिस्तान के, इसलिए पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। ये देखिए कंबोज, नीचे आएंगे तो गांधार, ठीक है, ये अभी गांधार की कैपिटल तक्षशिला, गांधार अभी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। प्रश्न पूछा जा सकता है गांधार वर्तमान में कहाँ है, तो कहाँ है, अफगानिस्तान, ठीक है। कंबोज इसकी कैपिटल पूंछ, ये कई जगह कई सारी भी दी गई है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कश्मीर वाले इलाके में। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो ये देखिए कुरु, ठीक है, ये रहा कुरु, कुरु की राजधानी आपकी थी इंद्रप्रस्थ, ये देखो लिखा है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर नीचे आ जाएंगे पांचाल, पांचाल की कैपिटल थी आपकी काम्पिल्य। फिर यहाँ पे देखिए सूरसेन, सूरसेन की राजधानी आपकी यहाँ पे मथुरा, यहाँ पे मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया है एक आध बार किसी एग्जाम में, ठीक है, ये कहीं पे पूछा गया था, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कहीं देखी थी। तो मत्स्य जो देश था ये राजस्थान वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका विराटनगर, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अच्छा ये बताइए कौशाम्बी वर्तमान में कौन सा स्थान है, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन है वर्तमान में, पाटलिपुत्र, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, पटना, पाटलिपुत्र पटना। और कौशाम्बी के बारे में पता है, नहीं पता, अभी अभी नाम बदला है, अभी अभी मतलब 2-4 साल के अंतराल में, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। और हिंट दूं, संगम है, अब भी नहीं पहुंचे, संगम इलाहाबाद, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, इसलिए तो नाम चेंज हुआ है, पहले इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है। तो इलाहाबाद का प्राचीनतम नाम क्या है, कौशाम्बी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब पाटलिपुत्र वाला नहीं पता था आपको, पाटलिपुत्र तो पता होना चाहिए, वो तो नाम से भी पता चल रहा है आपको, पाटलिपुत्र पटना। तो ये रहा वत्स की राजधानी आपकी कौशाम्बी, काशी की राजधानी वाराणसी, मल्ल
कुशिनारा, कुशिनारा क्यों फेमस है? पढ़े हो गया आप लोग कुशिनारा। भगवान बुद्ध ने उनका वहां पे निर्वाण प्राप्त किए थे, ठीक है, शरीर का त्याग किए थे। वज्जी वैशाली, मगध राजगृह, अंग का चंपा, अश्मक का यहाँ पे क्या कहते हैं प्रतिष्ठान पैठान। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी है। ये याद रखना क्या जरूरी है? जी हाँ जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए जरूरी ज्यादा है, मेंस के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको इतने फैक्ट वहां पे नहीं डालने पड़ेंगे। जब आप मेंस के लिए लिखोगे तो हाँ आप बताओगे कि 16 जनपद थे, उनके उद्भव के पीछे आर्थिक सामाजिक कई सारे कारण थे, ठीक है, ये सारी चीजें लिखोगे, वहां पे ये फैक्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए अच्छी बात होगी कि आप राजधानियां भी याद रखोगे। सबकी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे मगध, अंग, ठीक है, काशी, मल्ल, वज्जी, जो मतलब मगध के आसपास के जितने हैं ना, उनके पड़ोसी है ना, उनका याद रखना। और खास करके जो एनसीईआरटी में जो दिया है वो तो याद रखना ही रखना है। लेक्चरर के बच्चे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो लेक्चरर वाले, उन लोगों के लिए तो मस्ट है। एनसीईआरटी में दी गई एक एक पॉइंट जो होगा, कुछ भी फैक्ट का कोई भी पॉइंट आपको वो याद रखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली, मल्ल जो देश था उसकी राजधानी कुशिनारा। ये चीजें आप लोगों की जो 16 महाजनपद जो चैप्टर है उसमें ये चीजें दी गई है, तो आपको वो चीज याद रखना जरूरी है। क्योंकि व्यापम के एग्जाम में ना मैं देखी हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है, व्यापम वाले एग्जाम में। पीएससी में तो थोड़ा सा इधर उधर का पूछ लेता है, लेकिन व्यापम ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछता है। तो आप लोग डेली 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़िए और अपने खुद से जो उसमें फैक्ट दिए हुए हैं उसका एक नोट बनाइए, ठीक है, और उसको याद रखिए, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये चीजें हो गई। आपने लोकेशन अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि जो मगध में जब हर्यक वंश की स्थापना होती है, तो मगध में जब हर्यक वंश की स्थापना हुई तो कैसे जो वहां के राजा थे क्या नाम है, बिंबिसार, उसने कैसे कौशल की राजकुमारी से शादी किया। मद्र देश की राजधानी, ये देखो मद्र लिखा है, ये पंजाब वाला एरिया, मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, मैं वहां पे अभी आपको बताने वाली हूँ। तो लोकेशन क्लियर होगा। और आप लोग जब खुद पढ़ने भी बैठोगे तो फोन में मैप पहले खोल लेना, बगल में मैप रखे रहना, फिर पढ़ना। रिलेटिव स्टडी करने में चीजें क्या होती है, ज्यादा अच्छे से याद होती है, ठीक है। जब आप मन में याद कर रहे हो विराटनगर, तो किसकी बात हो रही है, मत्स्य देश। मत्स्य देश मतलब कि राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। तो लोकेशन दिमाग में क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये लोकेशन क्लियर रहेगा ना, तो आगे जाके आपको कई सारे चैप्टर समझने में भी क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सारे हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं पॉइंट्स के बारे में। महाजनपद काल की शुरुआत हो गई। अब महाजनपद काल की जो शुरुआत हो रही है, तो प्रश्न उठता है क्यों ऐसा, क्या समाज में ऐसा बदलाव हुआ जिससे महाजनपद काल हुआ। हमने देखा कि 1000 बीसी में लोहे की खोज हो चुकी है, और लोहे की खोज जब शुरुआत में हुई तब वो धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच गया, उत्तर भारत में पहुंच गया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में ये पहुंच गया। अब जब वहां पे जब लोहा पहुंचा तो लोगों ने हल्के फुल्के औजार वगैरह यूज करने शुरू किए, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी मेंस का किया था कि जो उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ उसमें लोहे की क्या भूमिका थी। तो हमने क्या देखा कि लोहे की भूमिका युद्ध में ज्यादा हो रही थी, लेकिन कृषि के क्षेत्र में उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। समय आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, समय आगे बढ़ता जाता है। अब जो है इस समय के शासन काल के जो लोग थे, इनका क्या हो रहा है, क्षेत्रीय विस्तार। हमने गोत्र व्यवस्था भी देखा था, ठीक है, कि कैसे लोग अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे गोत्र में विवाह करके अपने क्षेत्रों का क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो देखो, जो जन से स्टार्ट हुआ था, जिनका कोई निजी जमीन हुआ नहीं करता था, वो चला गया कहाँ पे, जनपद में हो गया, ठीक है। जनपद मतलब कि राज्य क्षेत्र, जनपद मतलब कि राज्य क्षेत्र। पहले राज्य नहीं हुआ करते थे, किसी प्रकार की कोई निजी जमीन नहीं होती थी। समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, कबीलाई समाज थे। हम उत्तर वैदिक काल में जनपद में पहुंचते हैं, मतलब अब छोटे छोटे राज्य क्षेत्र बनने लगे,
ठीक है। अब देखो राज्य क्षेत्र बन रहे हैं और राज्य क्षेत्र के बाद अब क्या बन रहा है, महाजनपद। ठीक है, जनपद में जो राज्य क्षेत्र था इसमें आप महा शब्द जोड़ रहे हो मतलब बड़ा। ठीक है, बड़ा राज्य क्षेत्र। अब राज्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ रहा है, क्षेत्रीय विस्तार बड़े बड़े हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बहुत सारी बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो देखो ये हो रहा है कि अब कृषि में क्या हो रहा है, औजारों का प्रयोग हो रहा है, कृषि औजारों का प्रयोग हो रहा है। अब हंसिए का प्रयोग होगा, अब लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग होगा। अब लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग होगा तो क्या होगा, पेड़ पेड़ काटे जाएंगे, जंगल साफ होंगे, और जंगल साफ होंगे तो वहां पर क्या होगी, खेती होगी, और खेती होगी तो क्या बचेगा, अधिशेष बचेगा, और अधिशेष बचेगा तो क्या होगा, आपके कोठी में धान रहेगा, आपके पैंट के जेब में पैसा रहेगा, तभी तो आप क्या करोगे, नौकर हायर करोगे ना। आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो क्या, बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो आप घर में कैसे सर्वेंट रख सकते हो क्या। एक टैक्सी चलाने वाला जो दिन का 400-500 रुपये कमा लेता है, ले दे करके 1000 रुपये कमा लेता है, वो कल को अपना ड्राइवर रख सकता है क्या, नहीं। लेकिन BMW चलाने वाला जिसके अकाउंट में 1 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, 10 लाख तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो ड्राइवर अफोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे अफोर्ड करने के लिए क्या बच रहा है, कृषि क्या हो रही है, कृषि मजबूत हो रही है। ठीक है, मतलब कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अब आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होगी तो क्या बचेगा, इनके पास अधिशेष बचेगा। ठीक है, इनके पास क्या बचेगा, सरप्लस बचेगा, और यही जो अधिशेष बचेगा यही इनको इनकी सैन्य शक्ति में क्या करेगा, इजाफा, है ना, इनकी सैन्य शक्ति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति ने देखो कितना बड़ा बदलाव लाया। तो हमने तो सिर्फ एक चीज देखी, और क्या क्या बदलाव हुए। अब देखो क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, आर्थिक स्थिति जब इनकी बदल रही है तो इसके साथ साथ क्या होंगे, देखो कृषि मजबूत हुआ। ठीक है, तो कृषि मजबूत होने की वजह से आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ, जिससे इनकी क्या बढ़ी, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति इनकी बढ़ रही है क्योंकि अब वो स्थायी सेना रख पाएंगे। उत्तर वैदिक काल तक भी लोग स्थायी सेना नहीं रख पा रहे थे क्योंकि देने के लिए पैसा ही नहीं है। अब यहाँ पे स्थायी सेना रखी जा रही है। ठीक है, एक दिन मैं आप लोग को बताई थी ना कि शहर कैसे बनते हैं, क्या बताई थी, शहर कैसे बनते, बिलासपुर जैसे है, बिलासपुर, रायपुर, सूरत, आपके बड़े बड़े जो शहर मेट्रो सिटीज है वो कैसे बनते हैं, क्या बताई थी, शहर बनने के पीछे। हाँ हाँ, किसी भी क्षेत्र को शहर बनने के 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो वो राजधानी होगी, ठीक है, दूसरा आर्थिक रूप से मजबूत होगी, कहने का मतलब वहां पर क्या होगा, कोई बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होगी, कल कारखाने वगैरह होंगे, और तीसरा क्या बताई थी, वो कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होगा, जैसे इलाहाबाद, क्या वहां कोई फैक्ट्री है, क्या वो किसी की राजधानी है, लेकिन कितना बड़ा धार्मिक स्थल है ना। और वाराणसी, काशी, क्या वहां पे कोई फैक्ट्री है, क्या वो किसी की राजधानी है, लेकिन फिर भी बड़ा है ना, क्यों है, क्योंकि धार्मिक स्थल है। तो कोई भी क्षेत्र जब शहर बनता है, कोई भी एरिया जब शहर बनता है, उसके पीछे ये 3 रीजन अवश्य होंगे। इन तीनों में से कोई एक रीजन जरूर होगा, या तो वो राजधानी होगी, या तो धार्मिक स्थल होगा, या तो फिर वहां किसी प्रकार का कोई उद्योग और वाणिज्य का वो सेंटर होगा। जैसे बिलासपुर न्यायिक राजधानी है, जैसे रायपुर हमारी राजधानी है, इसीलिए ये बड़े हैं। 2 ही बड़े हैं छत्तीसगढ़ में, और भी बड़े, लेकिन मेन यही है, इन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। तो इसी तरीके से ये जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, ये भी अगर बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे भी या तो आर्थिक कारण होगा, या तो धार्मिक कारण होगा, या तो फिर क्या होगा, राजधानी होगी। ठीक है, किसी राज्य की राजधानी होगी। तो यही चीज देखो, आर्थिक स्थिति ने सैन्य शक्ति को क्या करा, सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया। ठीक है, सैन्य शक्ति इनकी बढ़ रही है। अब आगे हम देखते हैं, सैन्य शक्ति तो इनकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि कृषि से क्या बचेगा। अब हमेशा धान की खेती करेंगे क्या, नहीं, धान के साथ साथ ये लोग गेहूं की भी तो खेती करेंगे, कर रहे हैं, सालों से गेहूं की खेती हो रही है। ठीक है, गेहूं की खेती होगी, चने की खेती होगी, एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, सरसों की खेती होगी, ठीक है, तिल की खेती होगी कि नहीं, कि सिर्फ धान की खेती करेंगे क्या, नहीं ना, और भी तो चीजों की खेती करेंगे ना। तो जब हम
गेहूं की खेती कर रहे हैं तो आटा आएगा, ठीक है। आलू की खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो आलू से सिर्फ सब्जी बनेगी क्या? नहीं, आलू से और क्या बनेगा? चिप्स बनेगा। आलू से चिप्स बनेगा ना। तिल से और सरसों से क्या बनेंगे? तेल बनेंगे, ठीक है। चने से क्या बनेगा? बेसन बनेगा। तो आप एक चीज बताओ, जब खेती हो रही है और ये सारी चीजें बन रहे हैं तो अगला पड़ाव क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ना। पहले तो हमने सिर्फ खेती करा अपने भरण पोषण के लिए, लेकिन अब क्या बन रहा है? अब क्या बच रहा है? अधिशेष बच रहा है। तो अब उसको क्या करोगे? आप बेचोगे, ठीक है। तो जब आप गेहूं उपजा रहे थे तो उस गेहूं को पहले सिर्फ रोटी बना के खुद खा जाते थे। अब ढेर सारा क्या हो रहा है? ढेर सारा गेहूं उत्पादन कर रहे हो तो सबको तो अपने पास नहीं रखोगे, तो उसको क्या करोगे? बेचोगे। आलू ढेर सारा उपजा रहे हो तो उसको क्या करोगे? बेचोगे। तो चिप्स की फैक्ट्री बनेगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको कहाँ लेकर के जा रही है? ये सारी चीजें आपको लेकर के जा रही है व्यापार और वाणिज्य की ओर, ठीक है। ये कहाँ लेकर के जा रही है? व्यापार और वाणिज्य की ओर। मतलब कि अब जो समाज है ना सिर्फ भरण पोषण है, ना सिर्फ कृषि आधारित है, अब समाज आपका व्यवसाय आधारित भी हो रहा है, क्योंकि क्या बच रहा है? अधिशेष बच रहा है, ठीक है। तो ये बदलाव भी हम क्या देखते हैं? समाज में देखते हैं। मतलब कि ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यापार और वाणिज्य क्या हो रहा है? व्यापार और वाणिज्य भी मजबूत हो रहा है, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य मजबूत हो गया, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य मजबूत होने के बाद हम देख रहे हैं क्या? मौद्रिक व्यवस्था। पहले के लोग क्या करते थे? हाँ, वस्तु विनिमय। पहले के लोग क्या करते थे? वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे। अच्छा, आपके यहाँ चावल है, मेरे यहाँ आलू है, तो आप एक काम करो, एक दोना मुझे, एक दौरी मुझे वो दे दो, चावल दे दो, बदले में आप ले लो आलू। तो ये वस्तु विनिमय। लेकिन क्योंकि अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से अधिशेष बच रहा है, अधिशेष बचने से आपका क्या हो रहा है? व्यापार और वाणिज्य बढ़ रहा है। तो व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा तो मौद्रिक व्यवस्था भी तो आएगी। अब क्या होगा? अब जो है मुद्रा का प्रचलन होगा, ठीक है। अब क्या होगा? मुद्रा का प्रचलन होगा। अब क्या होंगे? सिक्के चलेंगे। और सिक्के कहने का मतलब क्या? पंचमार्क। पंचमार्क सिक्के, जिनको आहत सिक्का कहा जाता है, ठीक है। तो आहत सिक्कों का चलन बढ़ गया। अच्छा, मौद्रिक व्यवस्था लाने के पीछे रीजन क्या रहा होगा? पंचमार्क सिक्के। अब सिक्कों से क्यों व्यापार हो रहा है? सोचो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है, तब आप मेंस का आंसर लिख पाओगे। पहले के होते पैसे नहीं थे तो धातु वातु से भी कहाँ बनाएंगे? अब पैसे आ रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकते हो वहां तक। अब देखो, पहले क्या होता था? लोगों के पास उतनी चीजें नहीं होती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे? बदला बदली, वस्तु विनिमय के माध्यम से अदला बदली कर लेते थे। अब जैसे आपको आइसक्रीम खाना है, बर्फ वाला आपके घर तरफ आएगा तो आप दे दोगे एक ठो सीसी, ठीक है, या थोड़ा सा धान निकाल के दे दोगे, या घर में लौकी वोकी लगी है तो भैया लौकी ले लीजिए 2 ठो, मेरे को 1 ठो बर्फ दे दीजिए। वैसे मार्केट में आज 1 ठो लौकी जो है आपका 10 रुपए का आ रहा है। चलो ठीक है बेटा, ऐसे बोल सकता है, वो पहचान का होगा। तो आप आईफोन खरीदने गए हो मान लो, और 1 ट्रक धान लेकर के चले गए आईफोन खरीदने, तो आपको आईफोन देगा वो? भाग यहाँ से, बोले कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से, बोलेगा ना, ठीक है। यही फर्क जो है समाज में आने लगा, ठीक है। पहले छोटे मोटे लेन देन हुआ करते थे तो वस्तु विनिमय पद्धति से हो जाता था, ठीक है। अब आपको घोड़ा खरीदना है क्योंकि युद्ध है, युद्ध के समय आपको घोड़ा खरीदना है, आपको हाथी खरीदना है, आपको सोने जेवरात चांदी खरीदने हैं, तो आप उसके बदले में आलू लेके जाओगे क्या? आलू तो नहीं लेके जाओगे। उसके बदले में 1 बोरा गेहूं लेके जाओगे क्या? नहीं। तो अब इसी वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है? पूरी अर्थव्यवस्था बदल रही है, व्यापार और वाणिज्य बदल रहा है, इसलिए मौद्रिक व्यवस्था का जन्म होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? सारी चीजें को एक साथ रिलेट कर पा रहे हो? क्यों महाजनपद काल आ रहा है, क्या रीजंस है? ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है और आपको ऐसे ही डिटेलिंग उसमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब मौद्रिक व्यवस्था देखो, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, व्यापार और वाणिज्य, धान गेहूं चने खेती वगैरह अधिशेष इनका बच रहा है, इनकी वजह से क्या हो रहा है? व्यापार और वाणिज्य को क्या मिले? मजबूती मिली।
अब व्यापार और वाणिज्य जब मजबूत हो रहे हैं तो उसी ने जन्म दिया किसको? मौद्रिक व्यवस्था। मौद्रिक व्यवस्था मतलब मुद्रा का प्रचलन। ये जो आप सिक्के वगैरह यूज करते हो वो सारे पैसे पहले सिर्फ वस्तु विनिमय होता था, आदान प्रदान के माध्यम से होता था, बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं। लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब उसके स्थान पर क्या होगा? अब उसके स्थान पर मुद्रा का प्रचलन शुरू होगा। मुद्रा का प्रचलन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आईफोन खरीदें, ये उदाहरण याद रखिएगा, आईफोन खरीदने के लिए आप एक ट्रक चावल नहीं ले जा सकते, एक ट्रक धान लेके नहीं जा सकते, क्योंकि अब डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अब लोगों की जो क्या कहते हैं नीड जो है, जरूरत जो है, वो सिर्फ आदान प्रदान पर सीमित नहीं है। ठीक है, कि आपने ये दे करके ये ले लिया। अब लोगों को हेडफोन चाहिए, हेडफोन खरीदने जाएंगे तो जेब में पैसा होना चाहिए, वहां पे आप वस्तु विनिमय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं क्योंकि लोग अमीर हो रहे हैं। अब अच्छे वस्त्र पहनेंगे, मस्त जड़े हुए वस्त्र जिसमें कुछ कुछ लगा होगा, स्टोन का काम। लोगों को अपना घर सजाने के लिए डेकोरेटिव पीस चाहिए, तो क्या उसके लिए अब वस्तु विनिमय काम आएगा? नहीं। तो अब क्या यूज होगा? सिक्कों का यूज होगा। तो वो सिक्के जो उस समय यूज होते थे उनको क्या सिक्का कहा जाता था? पंचमार्ग, या फिर उनको आहत सिक्का कहा जाता है। तो आहत सिक्का जो कहा जाता है, ठीक है, तो क्यों इसको आहत सिक्का कहा जाता है या पंचमार्क कहा जाता है? देखो ये कुछ ना, अब देखो ये जो आधुनिक सिक्के हैं ना वैसे नहीं होते, या पूरे वेल डिजाइन वेल साइज सिक्के नहीं है ये। ठीक है, जो वेल साइज डिजाइन जो होंगे ना वो बहुत आगे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, जब बाहर से जब ईरानी लोग जब यहाँ पे आएंगे ना, ठीक है, हकमनी साम्राज्य बाद में जो आएंगे, हिंद यूनानी लोग आएंगे, शक लोग आएंगे, कुषाण लोग आएंगे, तो उन लोगों के आने के बाद जो प्रॉपर जो सिक्के होते हैं जिसमें डेट लिखा होता है, राजा का नाम लिखा रहता है, ये सारी चीजें बाद में आएगी। ये जो सिक्के हैं वो कैसे सिक्के हैं? आड़े तिरछे, जिनका कोई शेप और साइज नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे सिक्के? पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क सिक्के, या इन्हीं को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्का, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है पंचमार्क, मतलब कि 5 प्रकार की चिन्ह होता था। ऐसे कुछ सिक्का होगा, ऐसे गोल इतना भी नहीं होता था, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होता था, पूरी तरीके से गोल नहीं होता था, और उसमें कुछ 5 प्रकार के चिन्ह होते थे, जैसे नदी, ठीक है, पहाड़, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, किसी प्रकार का जानवर, इस प्रकार के 5 प्रकार के चिन्ह होते थे। इसलिए क्या कह दिया गया? उसको पंचमार्क कह दिया गया। और ये पंचमार्क कैसे बनाया जाता था? ये धातु है कोई, ठीक है, उसके ऊपर मैंने थप करके मारा, जिसमें ईटा कैसे बनता है सांचा, तो वैसे ही मैंने थप करके ऐसे किसी चीज का सील लगाया, तो वो जो चिन्ह होगा वो उसमें छप जाएगा ना, तो मैंने उस पर आहत किया, आहत, ठीक है, इसीलिए आहत, आहत सिक्के, क्योंकि उसको आहत किया गया है, मारा गया है, ठीक है, मार्क किया गया है। समझ में आया? तो इस तरीके से मौद्रिक व्यवस्था का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। अब देखो, सैन्य शक्ति बढ़ गई, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा है, व्यापार वाणिज्य बढ़ने से क्या हुआ? मौद्रिक व्यवस्था आई, और मौद्रिक व्यवस्था आने की वजह से एक और चीज मजबूत होगी, क्या? परिवहन, ठीक, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी अच्छी होगी। देखो, आपने खेती अच्छे से कर ली, आलू वगैरह अच्छे से भी उपजा लिए, चने वगैरह भी अच्छे से उपजा लिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है, मान लीजिए बिलासपुर में आपने अपने खेतों में बढ़िया से मस्त फसल वसल गन्ना वन्ना लगा लिया। अब गन्ने के लिए, गन्ने की आपको भेजना है, मान लीजिए कवर्धा में अच्छा गन्ना होता है ना, उस एरिया में बढ़िया गन्ना वन्ना होता है। अब गन्ना वन्ना की कटाई हो गई, अब उसको पहुंचाना है चीनी मिल महाराष्ट्र, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रोड ही नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचाओगे? खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। तो क्या होगा? इससे क्या हुआ? परिवहन अच्छा हुआ, ठीक है, परिवहन अच्छा होने से क्या होगा? लोगों का आना जाना क्या हो जाएगा? सरल होगा, मतलब कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। तो ये सारी चीजें कुल मिला के एक दूसरे को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रहा है। मौद्रिक स्थिति अच्छी तो अर्थव्यवस्था अच्छा, अर्थव्यवस्था अच्छी तो व्यापार वाणिज्य अच्छा, व्यापार वाणिज्य अच्छा तो परिवहन अच्छा। मतलब कि ये साइकिल है, पूरा पूरा का पूरा साइकिल है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सारे रीजन थे, ये सारे रीजन एक अच्छा माहौल बनाए किस चीज के लिए? महाजनपद काल के लिए, ठीक है। ये सारे रीजन थे जिन्होंने सपोर्ट किया किस चीज को? महाजनपद को। अब समझ में आया कि महाजनपद काल क्यों?
क्यों इसको महाजनपद काल कहा? अब देखो ये जो सारे जो चीजें बदल रही है, तो क्या ये आपको नगरीकरण की ओर नहीं लेकर के जाएगी? आपके पास पहले पैसे नहीं था तो आप मिट्टी के घर में रहते थे, लेकिन जब आपके पास आप लोगों की नौकरी लग जाएगी, है ना, तो आप लोग घर बनाओगे ना बढ़िया वाला, है ना, मस्त, उस टाइम का जो चलता रहा होगा। टाइल्स तो अब तो वो हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, अब तो उसका भी पता नहीं बाप आ जाएगा कुछ कुछ दिनों में, ठीक है। तो मतलब आप लोग बढ़िया आलीशान घर बनाओगे ना, तो क्यों कब बनाओगे? जब पैसा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, तो अब जब शहर बनेंगे, मतलब बड़े बड़े घर बनेंगे, सारी चीजें आपकी वहां पे अवेलेबल होगी, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, शहर रहेगा। पहले गरीबी इतनी थी कि घर घर में खुद ही सब कपड़े को सिल लेते थे, को अपने आप में ही वो करो ना। पुराने समय में जाओ, पहले क्या होता था, पहले की मम्मियों को, मतलब हमारी मम्मियों को, हर किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि कौन जो है अपने कपड़े की सिलाई लगवाने के लिए 20 रुपये 10 रुपये दे करके सिलाई लगवाए। और आजकल के बच्चे, आप लोग को आती है सिलाई विलाई? नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, ठीक है, नहीं आती ना हम लोगों को। क्यों? अरे दे देंगे किसी को 10 रुपया, तो आपको जगह जगह पे क्या मिलेगा? टेलर की दुकान मिलेगी ना, टेलर की दुकान। पहले के लोग धातु तो जानते थे, सोना चांदी ये सब चीजों के बारे में जानते थे, बट वो जल्दी से अफोर्ड नहीं कर पाते थे, या उसको वो अवेल भी नहीं कर पाते थे, मतलब मिल नहीं पाता था उनको। तो पहनेंगे क्या? नहीं पहनेंगे, नहीं था तो कहाँ से पहनेंगे, है ना। वही पथरा वथरा को घिस विस के चमकीला करके उसको पेंट करके पहन लेते थे, निष्क सतमान उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अब आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो कान में पहनेंगे, नाक में पहनेंगे, हर जगह पहनेंगे, जहाँ नहीं पहनते हैं वहां भी पहन लेंगे। लेकिन उसको किसके सब पास जा करके बनवाएंगे? सोनार। तो सोनार की दुकान बनेगी, वैसी लोहार की दुकान बनेगी, कुम्हार की दुकान बनेगी। तो ऐसे ही अब जहां पर मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कुम्हार का दुकान हो गया, यहाँ पे लोहार का दुकान हो गया, यहाँ पे सोनार का दुकान हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका चमड़े का काम करने वाला, जूता वूता सिलने वाला एक हो गया, यहाँ पे कपड़ा बुनने वाला हो गया। तो धीरे 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 ये बढ़ जाएगा कि नहीं? अपने क्षेत्र विस्तार कर लेंगे कि नहीं? अब ये क्षेत्र विस्तार होगा तो क्या बनेंगे? शहर बनेगा ना, यही तो शहर बनेगा, ठीक है। शहर में हर चीज अवेलेबल होता है, तो ऐसे ही तो महाजनपद बने, ठीक है, ऐसे ही महाजनपद बने। तो समझ में आया महाजनपद कैसे बने? क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब चीजें आपकी बदल रही हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि हमने यहाँ पर देखो 16 महाजनपद लिखवाए हैं, ठीक है। इसमें जब आप आगे बढ़ते हो तो किसके बारे में पढ़ते हो? जनपद में आगे बढ़ते हो तो मगध साम्राज्य के बारे में आगे सिर्फ और सिर्फ आज बस आप लोग ये 16 महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हो। आज, ओनली आज, जब मैं आपको ये बता रही हूं कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। अब आगे जब भी पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध के बारे में, ठीक है। तो मगध का ही उत्कर्ष क्यों? हाँ, और ये मेंस का सवाल है, एक आध बार शायद पूछा गया है, देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन नहीं पूछा गया है तो पूछ सकता, मगध का ही उत्कर्ष क्यों? 16 महाजनपदों में मगध इतना आगे कैसे निकल गया, है ना। तो अगला आप लोगों का यहाँ पे प्रश्न बनता है, एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, फिर जवाब तो मैं दूंगी आप लोगों को कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों। प्रश्न है, मगध का ही उत्कर्ष क्यों? और ये मैं आप लोगों को ये दूंगी ना, इसको आज लिखने के लिए दूंगी मैं, ये मेंस का आंसर 175 वर्ड में आप लोग लिख के लाओगे 15 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मगध का ही उत्कर्ष क्यों? ये राज्य है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। हाँ, चलिए, मगध का ही उत्कर्ष क्यों? हम देखेंगे मगध के उत्कर्ष के पीछे कोई एक रीजन नहीं है, ठीक है। भौगोलिक कारण,
भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, शासकों की भूमिका, रूढ़िवादी विचारधारा, से मुक्त समाज। जब आप लोग आंसर राइटिंग करोगे ना तो ऐसे ही लिखना, एग्जामिनर को बताना कि देखिए सर हम आगे ये पॉइंट मस्त से लिखने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, एग्जामिनर ना इतना ही देख के आपको फुल मार्क्स दे देगा। इतना डीप में लिखा है बच्चा, इतना डीप में कि उसने भौगोलिक कारण भी बता दिया, आर्थिक कारण भी बता दिया, शासकों की भूमिका भी बता दी, और यहाँ पर उसने उनका समाज रूढ़िवादी नहीं था ये भी बता दिया। यहीं पे आपको वो समझ जाएगा कि ऐसा वैसा पढ़ाई वो नहीं किया है, वो डीप स्टडी किया है। ऊपर से बस जो लिखा रहता है ना वो नहीं पढ़ के आ गया है। ठीक है, तो प्रश्न है मगध का ही उत्कर्ष क्यों भैया? 16 थे, 16, काशी, कौशल, अंग, मगध, इतने सारे थे, 16, अस्मक, इतने सारे, उत्तर से लेकर के दक्षिण। ठीक है, तो क्या ऐसी क्या खास बात थी मगध में ही कि मगध का ही उत्कर्ष हुआ, कि हर्यक वंश की स्थापना हुई, फिर आगे जाके नाग वंश की स्थापना हुई, फिर आगे जाके नंद वंश की स्थापना हुई, फिर आगे जाके मौर्य वंश की स्थापना हुई, फिर वहीं पर गुप्त लोग आ गए। ऐसा क्या हुआ? उसी क्षेत्र में फिर हर्षवर्धन आ जाएगा, ऐसा क्या था उस क्षेत्र में? तो सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी को समझो, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझो। इसलिए मैं बोली थी मैप, लेट्स सी अगेन द मैप। क्योंकि मैप में समझाऊंगी ना तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। देखिए कहाँ है मगध? दिखा? दिख गया ना? मगध मतलब कि आधुनिक बिहार, आज का बिहार। ठीक है, जिनकी राजधानी थी क्या? गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज को ही राजगृह भी कहा जाता है, एक ही है। कहीं पे पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि गिरिव्रज को और किस नाम से जाना जाता था, तो राजगृह के नाम से। तो ये रहा हमारा मगध। अब क्योंकि हम भौगोलिक स्थिति में बता रही हूँ, क्या रीजन था मगध का ही उत्कर्ष हुआ? मगध का ही उत्कर्ष क्यों? इसका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है ना, जहां पे ये इसकी अवस्थिति है, ठीक है, ऐसी स्थिति है गंगा के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के, बिहार से गंगा गुजरती है ना, गया। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, और इस उपजाऊ मिट्टी ने, उर्वर मिट्टी ने किसको सपोर्ट करा? आर्थिक स्थिति को। यहाँ पे कहा जाता है कि एक हाथी जितने स्थान पर बैठ जाता है ना, मतलब हाथी जब बैठेगा तो जितना स्थान वो घेरेगा उतने स्थान से जो अनाज उपजता था ना, वो आराम से 100 लोगों के 1 महीने का राशन था। सोचो इतनी उपज होती थी इस एरिया में। एक हाथी, ये लिखी हुई चीज है, मैं अपने से नहीं, ये लिखी है एनसीईआरटी में, कि एक हाथी जितने स्थल जितने एरिया में बैठता है उतने स्थल से जो अनाज निकल कर आता था वो 100 लोगों का पेट भर सकता था। इतनी अनाज यहाँ पर उपजती थी। तो उर्वरा शक्ति यहाँ की क्या थी? बहुत अच्छी। ठीक है, तो गंगा नदी ने इसको क्या किया? सपोर्ट किया, पहली बात। ठीक है, ये चीज। दूसरी देखिए कहाँ पे है इसका लोकेशन? यहाँ पे, मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बताइए, जीके का सवाल है। बिहार से झारखंड अलग हुआ है ना, जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सन 2000 में। ठीक है, उससे पहले वो किसका हिस्सा था? बिहार। और झारखंड किस लिए फेमस है? लोहे की खानों के लिए। तो इनको क्या मिल गया? सीधा सीधा लोहे का खान। जस्ट बगल में, यहाँ पर पाटलिपुत्र के बगल में, यहीं पर आपकी पूरे लोहे की खाने।
ठीक है, बिहार में जो सारे हैं आपका जमशेदपुर वगैरह वाला इलाका जो लोहे ठीक है, लौह के लिए जो फेमस है झारखंड, अब लोहा ही तो क्रांति लेकर के आ रहा है। लोहे से कुल्हाड़ी बनेगा, लोहे से तलवार बनेगा, लोहे से भाला बनेगा, लोहे से हंसिया बनेगा, लोहे से ही तो सब चीज बनेगा। और जिसको लोहे की फैक्ट्री ही, लोहे का खदान ही जिनके हाथ में लग गया, तो वो सबके ऊपर राज नहीं करेगा? बाकी लोग तो इसी से खरीदेंगे लोहा। आज हम लोग को पेट्रोल खरीदना रहता है, हम कहाँ से खरीदते हैं? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, वहां से मंगाते हैं ना। और वो लोग अगर अभी अगर हमें पेट्रोल का सप्लाई करना बंद कर दे तो हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, यहाँ के शेयर मार्केट गिर जाएगा ना। तो सारा लोहा तो इनके पास है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में हमने दो चीज देखी, क्या क्या देखी? उर्वरा मिट्टी, ठीक है, उसके बाद हमने देखा लोहा। और एक चीज देखो, इनकी राजधानी है राजगृह, और यहीं पे राजमहल की पहाड़ी है। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ोगे, मतलब कि राजगृह जो था, उनकी जो राजधानी थी वो पहाड़ों से घिरा हुआ। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है तो जो स्थल पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप उस पर अटैक कर पाओगे? जब कारगिल का युद्ध हुआ, हम नीचे थे और दुश्मन कहाँ था? ऊपर था। इसीलिए हम लोग को इतनी मुश्किल हुई। हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई ना हम लोग को ऊपर चढ़ाई करने में। ठीक है, वैसे ही राजगृह जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो दूसरे राज्य जब इसके ऊपर अटैक करना चाहेंगे तो कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो पहाड़ थे, जो पहाड़ों से ये घिरा हुआ था ना, उस पहाड़ ने इसको एक क्या किया? दुर्ग का काम किया, पर्वत दुर्ग का काम किया। अटैक करना मुश्किल हो गया। बाद में हम देखेंगे, और मैं आप लोग को बताऊं कि बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लेकर के चले गए? पाटलिपुत्र लेकर के चले गए। पहले क्या थी? राजगृह, जिसको और क्या कहा जाता है? गिरिव्रज। इसका नाम ही इसीलिए, गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी किसका पर्यायवाची है? पहाड़, पर्वत का। तो गिरिव्रज, गिरी के नीचे, पहाड़ के नीचे, मतलब पहाड़ से क्या है? पहाड़ के व्रज में है, पहाड़ के चारों ओर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गिरिव्रज। फिर ये बाद में अपनी राजधानी को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थिति तो और मस्त, चारों तरफ से पानी से घिरा है। यहाँ पे दिया है क्या कहीं पे पाटलिपुत्र? चलो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन पाटलिपुत्र लगभग यहीं पर है। ठीक है, अब पाटलिपुत्र यहीं पर है, तो पाटलिपुत्र इधर से गंगा नदी आ रही है, इधर से सोन नदी आ रही है, उधर से गंडक नदी आ रही है, इधर से घाघरा नदी आ रही है, और इधर से पुनपुन नदी आ रही है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से, नदियों से घिरा हुआ है। तो जो क्षेत्र पूरी तरीके से नदियों से घिरा हुआ है, आप उस पर अटैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से इन नदियों ने एक नदी दुर्ग का काम किया। ठीक है, अब राजधानी प्रोटेक्टेड है तो कितना भी हमला करते रहो, राजधानी में ही तो राजमहल है, राजधानी में ही तो राजा है, राजधानी में ही तो उसका कोषागार है, राजधानी में ही तो उसके सामरिक सारी चीजें वहां पर है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी भौगोलिक स्थिति ने भी मगध को क्या करके रखा? प्रोटेक्ट करके रखा। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा हुआ था, तो उसकी क्या हुई? नेचुरल प्रोटेक्शन हुई। ठीक है, इसने दुर्ग का काम किया, किले का काम किया, जिस पर अटैक करना बाकी राज्यों के लिए क्या हो गया? मुश्किल हो गया। ठीक है, प्लस क्योंकि वहां की मिट्टी गंगा के बैंक पे है, गंगा के किनारे पर है। ठीक है, तो उर्वरा शक्ति मिट्टी की बहुत ज्यादा थी, इसीलिए कृषि अधिशेष बहुत ज्यादा बचा। ठीक है, और कृषि अधिशेष ने व्यापार और वाणिज्य को मजबूत किया। कृषि अधिशेष ने सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया। सैन्य शक्ति को कैसे बढ़ावा दिया? क्योंकि जब आपके पास अनाज रहेगा तभी तो आपके भंडार गृह में अनाज रहेंगे, कोषागार में पैसे रहेंगे, और उसी की तो आप सैलरी दोगे, है ना। एक और रीजन जिसने मगध का उत्कर्ष किया, ये एरिया पूरा, क्योंकि गंगा नदी के आसपास का एरिया है, पूरा किससे? जंगलों से भरा हुआ। और जंगल में क्या मिलते हैं? हाथी। ठीक है, जंगल में क्या मिलते हैं? हाथी। और जिसके पास हाथी है, फिर वहां पे आप कितने भी भाला वाला आदमी लेकर के आओ, एक बार हाथी अपना पैर ऐसे करेगा, 10 लोग तो ऐसे ही लुढ़क जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार मगध साम्राज्य के शासकों ने ही हाथी का प्रयोग किया था अपने युद्ध में। ठीक है, हाथी का सबसे पहले प्रयोग मगध साम्राज्य के ही शासकों ने युद्ध में किया, तो इसने भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा। ठीक है, तो ये रीजन आपके भौगोलिक रीजन बन गए, जिसने इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया। ये सारी चीजें क्या याद रखना है? जी हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें याद आपको रहनी चाहिए। ठीक है,
अब चलिए, इतनी चीजें समझ में आई भौगोलिक स्थिति के बारे में, कोई पूछेगा तो बता पाओगे? ठीक, अब चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी, आर्थिक कारण। भौगोलिक कारण ने ही आर्थिक कारण को जन्म दिया, क्योंकि इनके भौगोलिक कारण की वजह से कृषि व्यापार वगैरह क्या हुआ, अच्छा हुआ, तो इनका अधिशेष बचा। तो अधिशेष की वजह से क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य अच्छा होगा। व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, सैन्य शक्ति भी क्या होगी, सैन्य शक्ति भी इनकी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है शासकों की भूमिका। यहाँ के जो शासक थे, आज 15 मिनट बचा है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, शासकों की भूमिका हम देखेंगे। सर्वप्रथम मगध में कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई, हर्यक वंश। किसकी स्थापना हुई, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश प्रथम साम्राज्य। ये पूछा जाता है ना, मगध पर राज करने वाला प्रथम साम्राज्य का नाम। संस्थापक कौन था, हाँ, संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद इसका पुत्र उदयन। ठीक है, यहां तक शासकों के बारे में उल्लेख है। इसके बाद और भी शासक हुए। ठीक है, कुछ नंदी समथिंग कुछ था, उसकी हत्या करके शिशुनाग ने, ठीक है, नागवंश की स्थापना की। ठीक है, फिर नागवंश के बाद आपका नंदवंश की स्थापना हुई। यहां तक जाएंगे, फिर मौर्य को आगे पढ़ेंगे। तो ये जो थे आपके मगध साम्राज्य में एक के बाद आपके शासक होते गए। जो इसका संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है, इसने बहुत सारे कूटनीतिक, ठीक है, जिसके साथ बन पड़ा तो कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। अभी समझाऊंगी कूटनीतिक संबंध क्या होता है। बन पड़ा तो मैत्री संबंध भी स्थापित किए। इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और जहां पे आवश्यकता पड़ी वहां पे युद्ध भी किया। और इस तरीके से युद्ध के माध्यम से, वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मैत्रिक के माध्यम से और कूटनीतिक संबंध के माध्यम से इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब युद्ध के माध्यम से कैसे, एक एक करके समझते हैं। युद्ध के माध्यम से कैसे, बगल में कौन है, जस्ट ऊपर में, याद करो मैप, हाँ, अंग देश, बिल्कुल बढ़िया, मस्त, ऐसी याद रखना है। जस्ट मगध के जस्ट ऊपर में कौन है, अंग देश। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। अब देखो, अंग देश जस्ट बगल में है। आप अपने बगल में किसी दुश्मन को रहने दे सकते हो? नहीं। अपने बगल में अपने दुश्मन को रहने देना मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो बिंबिसार ने सबसे पहला काम राजा बनने के बाद क्या किया, अंग को खत्म, अंग पर आक्रमण कर दिया। और अंग पर आक्रमण करने के लिए इसके पास सारी पॉजिटिव चीजें हैं। सेना है, ठीक है, सैन्य शक्ति उसकी मजबूत है, भाला, जो भी हथियार वगैरह होते, अस्त्र शस्त्र सब है, हाथी है ना, सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए युद्ध के लिए, पॉजिटिव चीजें सब है। कर दिया अंग पे आक्रमण। तो पहला इसने काम क्या करा, युद्ध के माध्यम से अंग राज्य को, अंग देश को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अंग देश पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वैवाहिक संबंध, 3 विवाह किया ये। ठीक है, 3 विवाह किया। सबसे पहले तो मद्र, जिसको आप जानते हो पंजाब के नाम से। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो यो मद्र देश का जो देश नहीं था, मद्र जो है, मद्र एक क्षेत्र था गणराज्य टाइप से, वहां के जो शासक थे उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, पहला काम कर लिया। दूसरा इसने कौशल, ठीक है, कौशल नरेश की पुत्री से कर लिया विवाह, जिसके भाई का नाम क्या था, प्रसेनजीत। ठीक है, तीसरा इसने क्या करा, वैशाली, ठीक है, वैशाली वज्जी, वहां की लड़की से शादी किया, चेलड़ा से, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। ठीक है, इस प्रकार इसने 3 विवाह किए। अब जब इसने 3 विवाह किए तो समझ रहे हो इसकी राजनीतिक स्थिति, हमने पढ़ा था ना, विवाह क्यों किया जाता था, हाँ, राजनीतिक स्थिति को अपना मजबूत करने के लिए।
तो इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से क्या करा, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राजनीतिक स्थिति को, राजनीतिक संबंधों को क्या करा, राजनीतिक संबंधों को मजबूत, ठीक है, राजनीतिक संबंधों को क्या करा, मजबूत कर लिया। अब ये राज्य, हाँ, जब उसने कौशल नरेश की बेटी से शादी किया तो पता है दहेज में क्या मिला, काशी, ठीक है, दहेज में काशी मिला। और जब काशी दहेज में मिलता है तो अच्छा खासा वहां से वो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है, तो ये करा। फिर मैत्रीपूर्ण, जिन राज्य लोग इसकी अधीनता मानने के लिए स्वीकार कर लिए उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया, ठीक है। मैत्री संबंध में आप उदाहरण ले सकते हो, जो उज्जैन है, अवंती है, अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, ठीक है, अवंती जो राज्य था ना नीचे साइड में, ठीक है, आज भी है, जिसको उज्जैन महाकाल की नगरी, तो वहां पे जो चंड प्रद्योत नाम का शासक था उसके साथ उसकी बड़ी दुश्मनी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास भी लोहे की खान थी, वहीं पे मध्य प्रदेश में भी आपको लोहे के खान मिलते हैं, तो उनके साथ काफी युद्ध वगैरह का माहौल था। लेकिन क्या होता है, चंड प्रद्योत की एक बार तबियत खराब हो जाती है काफी ज्यादा, तो फिर वो क्या कहते हैं, बिंबिसार के पास मैसेज पहुंचाता है कि आपका जो राजवैद्य है, जीवक, हमने सुना है कि वो काफी इलाज पानी करने में बहुत अच्छा है, तो वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड, अपने राजवैद्य को हमारे पास भेजिए करके। तो उसने अपने राजवैद्य को भेजा, और जब भेजा तो फिर बढ़िया इलाज पानी हुआ और चंड प्रद्योत जो है वो क्या हो गया, बढ़िया हो गया। तो इसने एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किया ना, मतलब उसने एक संवेदनशील रिश्ता निभाया दोस्ती का, ठीक है, उसने समझा उसकी तबीयत खराब है, और इस तरीके से मैत्री के माध्यम से, कूटनीतिक संबंध के माध्यम से उसने उज्जैन के शासक का भी दिल क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है। और इस प्रकार क्या करा, बिंबिसार ने इन माध्यमों से मगध साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। इसी चीज को उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु आगे लेकर के जाता है, ठीक है। अजातशत्रु भी काशी को पूरी तरीके से जीत लेता है, युद्ध के माध्यम से ही जीतता है, अपने पिता को मार करके यह शासक बना अजातशत्रु, ठीक है, पितृहत्या कर लिया। और काशी को, फिर उसके बाद अंग जो देश था, अंग को तो पहले ही मिला लिया गया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन था ना अवंती, ठीक है, अवंती, लेकिन ये पूरे शासन काल में अवंती पर कभी कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है, और अवंती भी इस पर कभी आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, दुश्मनी चलती थी इनकी। पूछ देगा कभी कि क्या अवंती, ऐसा पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु ने कौन कौन से क्षेत्र को जीते थे, तो काशी को, वैशाली को, ठीक है, जीत लिया था, लेकिन अवंती तक नहीं पहुंचा था। उसके बाद नहीं, अवंती को जीता नहीं था, वो मतलब दुश्मनी था, ठीक, वहां पे आक्रमण, युद्ध या उसको जीतना, अधिकार, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, बस दुश्मनी था करके बता रही हूँ। फिर उसके बाद उदयन आया, उसका बेटा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रोल है, अगर हम इसकी उपलब्धि देखें तो इसने अपने शासन काल में, इसके बारे में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, बस वो यही पूछता है कि इसने ना राजधानी को राजगृह से कहाँ लेकर के चला गया, ये राजधानी को राजगृह से लेकर के चला गया पाटलिपुत्र। इसके बारे में बस यही पूछता है, आज तक, अभी तक यही पूछा है, क्योंकि इसके अलावा इसके शासन काल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर शिशुनाग जो है, नागवंश, शिशुनाग आ गया। और शिशुनाग, इसमें क्या होता है, इसमें इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने अवंती पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अवंती पर अधिकार कर लिया, और जो वर्षों से जो एक दुश्मनी चली आ रही थी वो समाप्त हो गई। इसने क्या करा, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, अवंती पर किसने आक्रमण किया, तो किसने, शिशुनाग वंश ने, मतलब नागवंश से। और यही शिशुनाग वंश ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को कहाँ लेकर के चले गए थे, वैशाली, ठीक है, कुछ समय के लिए कहाँ लेकर चले गए थे, वैशाली। पूछा जा सकता है किस शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लेकर के गया, तो कौन लेकर के गया, उदयन, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है वैशाली राजधानी कौन लेकर के गए, तो नागवंश वाले, शिशुनाग वाले, ठीक है। और इस तरीके से नागवंश में भी कुछ खास शासक नहीं था। इसके बाद इसका पुत्र कालाशोक, ठीक है, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है, वो शासक बना। उसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए बस उसका नाम फेमस है और कुछ खास नहीं है। और उसके बाद फिर नंदवंश की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये कहने का मतलब है
कि जो चीज ये बिंबिसार स्टार्ट किया था मगध के मतलब कि उसका विस्तार कैसे करना चाहिए, राजनीतिक संबंधों के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, उसी को कौन आगे लेकर के गए, आगे के शासक भी उसी को वैसे ही कूटनीतिक संबंध, युद्ध, राजनीतिक संबंधों के माध्यम से उसको आगे लेकर के गए। और ये सारे रीजन बने आपके किस चीज के पीछे, मगध के उत्कर्ष के पीछे। मगध के उत्कर्ष के पीछे में 3 हो गया, ये जो बचा है इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट वगैरह नहीं है? पढ़ के आएंगे तो डाउट आएगा, ठीक है, कल पूछिएगा। चलिए।